हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी के द्वारा आईएएस प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम का आयोजन कराया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर का आयोजन होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ और जीएस पेपर 2, जिसे हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए देखते हैं इस सॉल्यूशन को। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में ये स्थित हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक युग में। तो इन सभी में से केवल एक ही युग में सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर राजा का नाम और राजवंश का नाम दिया है, आपको यहाँ पर जो करेक्ट है युग में उस पर विचार करना है। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, केवल और केवल इन 4 में से 2 युग में ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही होगा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों के द्वारा ज्ञात था। ठीक है, इनको ये चीज़ें पता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसके राज्यकाल में युग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में युग वासिष्ठ का पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था निजामुद्दीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो देखिए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ये बिल्कुल सही होगा, ये रामानुजन की टीचिंग्स थी। इसके अकॉर्डिंग 5th क्वेश्चन का ई ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहाँ आपको सही कथन चुनना है सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यहाँ पर जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें कथन पहला और कथन दूसरा बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिकाओं का सर्वोत्तम वर्णन किस ऑप्शन में है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं, यानी पैथोजेंस के द्वारा जो बॉडी को रोग होते हैं उनसे ये बचाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग दूसरा कथन, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं, जबकि तीसरा और यहाँ पर कथन है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको सही कथन चुनकर बताना है। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। तो यहाँ पर पहला कथन है, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, सही हो जाएगा। दूसरा, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह से 9th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल कथन की 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो देखिए, वातावरण में उपयुक्त किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड या कहें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी अधिकता के कारण ही अम्ल वर्षा होती है, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कथन और सल्फर डाइऑक्साइड ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सही कथन फिर से छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें आपका दूसरा कथन और तीसरा कथन सही होगा। दूसरा कथन है, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी में रहते हैं, और तीसरा है, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब
शरणार्थी संकुल में रहते हैं। दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, 13 पे आएंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं, यानी तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 5, यानी इनमें से आपका अजरबैजान और उज्बेकिस्तान सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश बोल्टिया परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन केवल एक ही है, जिसमें आपका केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट कथन और सेकंड कथन और थर्ड कथन, यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ पर जो सही आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ आपको देश और उनकी जो महत्वपूर्ण हाल ही में समाचार हुए हैं उनका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर केवल 3 जो युग्म है केवल वो सही मैच करती है, इनमें से एक है वो गलत मैच करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। जो देखिए अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र हैं और उनसे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उनके विषय में आपको बताना है। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल 2 युग्म ऐसे हैं जो सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा ए, जिसमें आपका जो पहला कथन है और दूसरा, पहला है वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, चींटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार होते हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो यानी आपको बताना है लेबर की संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनका कौन करता है संकलन और प्रकाशन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। ठीक है, लेबर ब्यूरो होता है, ये करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन जिसे कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जिसमें आपका पहला कथन और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन है CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह वध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। CCO के संदर्भ में ये दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ठीक है, 23 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही कथन है
वो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से ना तो पहला कथन है सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए 24 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कथन सही है इस कमेटी के संदर्भ में। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से केवल जो थर्ड है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। तो थर्ड कथन सही होने के कारण 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका कथन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही यहाँ पर सही होने वाले हैं। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। दूसरा, अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चाय बोर्ड के रिगार्डिंग कौन से कथन स्टेटमेंट सही हैं। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग पहला और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगला है, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी जिन्हें हम इको फ्रेंडली कहते हैं और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपको जो सही कथन है वह छांट कर लिखना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है दूसरा, जिसे आप बी ऑप्शन कह सकते हैं, केवल 2 और 3। पूंजी पलायन, वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिसे हम ECBs कहते हैं, बाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। और अगला जो स्टेटमेंट है थर्ड, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBs से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। इस तरह से आपका 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल और केवल 3 राज्य। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसे आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग आपका पहला तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा, ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये सही होगा स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, ये भी सही है। इस वजह से 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यहाँ पर आपको सही कथन छांटना है। तो देखिए, 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका कथन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, जो कि है BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और अगला जो थर्ड कथन है, BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। इस तरह से 34 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ से फिर से आपको सही कथन छांटना है। इनमें से 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग आपका पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, और इनमें से आपको बताना है कि भारत इनमें से किन किन का सदस्य है। दूसरा, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तीसरा है आपका संघाई सहयोग संगठन। तो आपको ये जानना होगा कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत इन सभी का सदस्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अगेन इनमें से सही कथन को छांटना है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ये काम करता है। 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नॉन फंजेबल टोकन्स, ठीक है, NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कि आपको यहाँ पर सही कथन क्या है ये छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग तीनों ही कथन इसके जो हैं स्टेटमेंट्स ये सही हैं बिल्कुल। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर जलाशय दिए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित नहीं है, जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे ये आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 41 का ये हो जाएगा सी। इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा इनको आरक्षित विषय माना गया था। पहला, तीसरा यानी न्याय, प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस उस समय स्थानीय स्वशासन को नहीं माना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है। तो देखिए फड़म हम जब प्रयोग करते थे तो सिक्कों के लिए प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3। तो देखिए रास बिहारी बोस हैं जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कृषि मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये आपको छांट कर बताना है। 44 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ना ही पहला सही होगा और ना ही दूसरा। तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट गलत होने के कारण इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है आपको। उपरोक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं आपको बताना है यहाँ पर जैन ग्रंथ कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल दूसरा और जो चौथा यहाँ पर ग्रंथ है ये जैन ग्रंथ कहलाते हैं, परिशिष्ट, परवन और चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम दिए हैं और किस रूप में जाने जाते हैं ये भी बताया गया है। आपको सही युग्म बताने हैं कि कितने सही युग्म हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 2 युग्म यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और एक इनमें से गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अगेन बिल्कुल सही कथन है वो छांटने हैं यहाँ पर। 47 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे। तो देखिए जो सैयद होते थे उनको कुलाहदारन कहा जाता था। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सही कथन आपको छांट कर लिखना है। 49 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, यानी अल्फांसो दी बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया था। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयन साम्राज्य की
एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित करी थी। 49 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आपको सही कथन छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। तो 50 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ठीक है, ये तीनों ही आप स्टेटमेंट देख लेंगे, तीनों ही यहाँ पर सही है। 50 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ये क्या होता है? तो 51 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंद या कहें तो बिंग। ठीक है, 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से जो आपको बताना है, ये सही कथन छांट कर आपको बताना है। 52 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग केवल 2, 3 और 5 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों में कौन कौन से एक कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 53 का आपको यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी कौन सा कथन सही और गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पर सही कथन क्या है ये आपको देख लेंगे। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा, तीसरा और चौथा ये कथन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित कुछ ही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना होगा। इनमें से कौन सा सही कथन है ये आपको छांट कर बताना है। तो 55 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, यानी कि यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी आपको सही कथन छांट कर लिखना है। 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा और चौथा कथन सही होगा। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय पदार्थों को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथा, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है? तो देखिए, गोल्डन महासीर ये कोई पक्षी नहीं है, बाकी तीन इसमें से सभी पक्षी हैं। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजन यौगिकीकरण है? तो ये आपको बताना है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण होते हैं। 58 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां ये सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में प्रौद्योगिकी यानी वायर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो 59 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात होती है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग उद्यानों का विकास हेतु। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से ओपन सोर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म घर पर बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से जो आपका कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है वेब 3.0 की रिगार्डिंग। तो देखिए, 62 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, जो कथन है ये सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इस क्वेश्चन में 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में ठीक है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। साइज के संदर्भ में देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 63 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों को सर्वोत्तम
रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी 64 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका 64 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? देखिए, जो क्यूबिट वर्ड है इसका यूज़ हम करते हैं क्वांटम संग्रहण में, ठीक है, क्वांटम संग्रहण जो होता है उसमें करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि लघु परास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ कौन सी मानी जाती हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी कि निकट परिपथ जिसे हम क्लोज सर्किट टेलीविजन भी कहते हैं, और दूसरा रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। इस तरह से 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट फर्स्ट यानी पहला कथन और तीसरा कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्रजैविकों, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ये क्या करते हैं, किस चीज़ में यूज कर मतलब सहायता करते हैं। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा कथन और तीसरा, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में पाए जाते हैं। तीसरा है कथन सही, जो प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो मिल्क शुगर्स होती हैं उनके पाचन में हेल्प करते हैं। 69 क्वेश्चन देखेंगे। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, यानी आपको जो सही कथन है वो आपको बताना है। 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, जिसमें आपका कथन दूसरा और तीसरा सही होगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोग वाहक यानी वेक्टर आधार प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है। ठीक है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधार वैक्सीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे, यानी उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे पृथ्वी पर। 70 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अकॉर्डिंग पहला और चौथा ऑप्शन छोड़कर, जो कथन है पहला और चौथा ऑप्शन छोड़कर सारे ही कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्वीय स्रोत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, धान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का वारी वारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आपका ऑप्शन है इस प्रश्न का 72 का ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल बीज की कम आवश्यकता पड़ती है और तीसरा बिजली की कम खपत होती है। ये कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, लेक फागुविन, जो अब सूख कर एक मरुस्थल में चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी, जिसे हम कैनन भी बोलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस से एक से निर्मित हुई है। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ है गांडीकोटा घाटी का, ये हुआ है मंजरा रिवर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आपको यहाँ पर शिखर के नाम दिए हुए हैं और उनके जो संबंधित पर्वत हैं उनका नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितने युग में यहाँ पर सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा, यानी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, ये सही है। लेकिन जो नामचा वरवा है गढ़वाल में नहीं है और नौकरेक भी सिक्किम में नहीं है, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है, यानी लिवेट जो वर्ड है वो किससे जुड़ा है, ये आपको बताना है। 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला जो क्षेत्र है उसको हम लिवेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का, जो कि है 1, 2, 3, 4 और 6। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ये आपका होना चाहिए 3, 4 एंड 5 नहीं, 3, 4 एंड 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 77 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यदि इसमें थोड़ा सा भी आपको भी डाउट लगता है तो आप सही, आपको यदि पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको छांटना है। इस क्वेश्चन में 78 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो सही आपकी कथन है केवल पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? देखिए जो हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है इसमें वर्ष का सबसे लंबा दिन जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, डेट इज़ 21 जून, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 79 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। आपको यहाँ पर वेटलैंड्स और झील दिए हुए हैं और आपको बताया गया कि ये किस जगह पर स्थित हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि सबसे यहाँ पर जो सही युग्म है वह कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, केवल और केवल 2 जो युग्म है वो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, 81 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगेन आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। 82 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें केवल और केवल जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है डेट इज करेक्ट, जो है आपका ये वाला। ठीक है, 82 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अगेन आपको सही कथन यहाँ पर छांट कर बताना है। तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाए, कथन सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको ये छांट कर बताना है। 84 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज फर्स्ट और सेकंड, यानी दोनों ही आपके स्टेटमेंट हैं ये सही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको सही उत्तर चुनकर बताना है। 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1 और 3, यानी ये दोनों सही हैं, जो कि आपात की घोषणा का अनुसमर्थन करना, दूसरा भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ठीक है, इस तरह से 85 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके संदर्भ में। 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज केवल 2, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो है यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है आपको अगेन यही बताना है। 87 का करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, जिसमें आपका पहला कथन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए आपको बताना है कि कितने जो कथन है ये सही हैं। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, और जो आप तीसरा स्टेटमेंट ये गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन जो जाएगा ए जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन छांटकर आपको लिखना है। 89 क्वेश्चन है, सही ऑप्शन यहाँ पर जाएगा इसका केवल और केवल तीसरा। देखिए यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। 89 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 90। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं चारों, इनमें से कौन सा सही है। 90 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल जो तीसरा और चौथा कथन है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, ठीक है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधाएं निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। 92 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डेट इज पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो हमारे कथन हैं ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 92 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं भारतीय इकोनॉमी के संदर्भ में। 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं ये सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 पर G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डेट इज़ पहला और दूसरा। पहला कथन है यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा कथन है यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल होती है। 94 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको मुद्रास्फीति सहला बॉन्ड जो है IIBC के जो लाभ हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ होने वाला है स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको सही चुनकर यहाँ पर बताना होगा। 96 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। सही जो उत्तर हैं वो आपको चुनकर यहाँ कूट में बताने होंगे। 97 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चारों हमारे स्टेटमेंट हैं ये इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, 97 के चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 99, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यहाँ पर केवल वी जो दूसरा स्टेटमेंट है, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। यहाँ पर जो दूसरा कथन ये सही हो जाएगा और इस तरह से 99 का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना होगा। 100 का जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ही। यहाँ पर दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही जाएंगे और इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गाइज मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, आपको आंसर बताए हैं इसके कौन कौन से आंसर सही हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि किसी आंसर में गड़बड़ी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ये एक तरह से संभावित आंसर की है और अधिकतम ये 99.99 रूप से सही है। ठीक है गाइज, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं और आपकी इसके अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। यदि आपके +5 मार्क्स बनते हैं कट ऑफ से तो आप ऐसा मान के चलिए, एक एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। गाइस ये था पूरा वीडियो UPSC CSC 2022 IAS प्रीलिम्स जो GS पेपर 1 है उसकी आंसर की के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।